नमस्कार, स्वागत है आपका ऑनलाइन न्यूज इंडिया पर। मैं हूं नीलू व्यास। कल 17 सितंबर है और मोदी जी का 74वां जन्मदिन, और उसके ठीक एक दिन पहले आज बीजेपी ने मोदी जी के 100 दिन का रिपोर्ट कार्ड निकाला है। और उस रिपोर्ट कार्ड में बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि उन्होंने ये बताया कि वन नेशन वन पोल मोदी जी के तीसरे कार्यकाल में ही होगा। सेंसस की एक्सरसाइज में दे आर ओपन टू द आइडिया ऑफ ब्रिंगिंग अ कास्ट कॉलम, इस चीज को लेकर मंथन कर रहे हैं। उसके बाद JNK को राज्य का दर्जा देने की बात हो रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर 100 दिन में ये कहा जा रहा है कि 3 लाख करोड़ रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर उसको अप्रूवल मिला है। और उसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। वधावन पोर्ट जो महाराष्ट्र में है, PM ग्राम सड़क योजना को 25,000 जो अनकनेक्टेड विलेजेस हैं उनको कनेक्ट किया जाएगा। हाई स्पीड कॉरिडोर्स की बात की गई है। किसानों को 2 लाख और एक्स्ट्रा किसान सम्मान निधि देने की बात कही गई है। फॉरेन पॉलिसी में यह बताया गया है कि जो पहले पहले 100 दिन में मोदी जी का जो रशिया यूक्रेन का दौरा था, ऑस्ट्रिया, ब्रूनी, ये तमाम देश वो गए थे, उसमें उन्होंने कहा है कि विदेश नीति पर हमने एक रीढ़ दिखाने की कोशिश की है। तीनों जो क्रिमिनल लॉज हैं उनको टाइटन किया गया है। और जो 25 जून है संविधान हत्या दिवस, वो भी उस रिपोर्ट कार्ड में एक उपलब्धि की तरह दिखाया गया है। तो ये जो सारे और 11 लाख लखपति दीदी को ऐड करने की बात कही है, ये बीजेपी की तरफ से रिपोर्ट कार्ड था। लेकिन कांग्रेस ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक जवाबी रिपोर्ट कार्ड दिया, जिसमें उन्होंने बीजेपी की विफलताओं को गिनवाया कि किस तरीके से बीजेपी इंफ्रास्ट्रक्चर में फेल है, किस तरीके से बीजेपी जहां तक आतंकी हमले हैं उनको कंट्रोल नहीं कर पाई है, और डेट वाइज तरीके से बताने की कोशिश की गई है कि किस तरीके से बीजेपी इन चीजों पर नहीं काबू पा पाई। भ्रष्टाचार, बेरोजगारी के फिगर्स के साथ कांग्रेस ने यह बताया कि ना भ्रष्टाचार को रोक पाई और ना ही बेरोजगारी को। और यहां तक कि सेबी की चीफ माधवीपुरी बुच और जो अदानी में जो घालमेल है, जिस तरीके का भ्रष्टाचार नजर आ रहा है, उन्होंने कहा कि बीजेपी इसको लेकर इस पर चुप है। महिलाओं के साथ जिस तरीके का दुष्कर्म हो रहा है, उसके बहुत सारे इंसिडेंट्स कांग्रेस ने गिनाने की कोशिश की है। तो कुल मिलाकर विफलताओं का रिपोर्ट कार्ड आज कांग्रेस ने दिया है, और ये जवाब में था उस चीज के कि बीजेपी ये कह रही है कि 100 दिन में हमने बहुत सारी उपलब्धि कर ली है। अब आज ही के दिन राहुल गांधी के ऊपर एक हर तरफ से एक हमला भी हुआ। अमित मालविया ने कहा कि भाई राहुल गांधी विदेश दौरे पर गए थे, तो वो 5 घंटे का तो हिसाब किताब है कि वो कहाँ गए थे। इसके अलावा वो 11 और 15 सितंबर के बीच में कहाँ थे। उसी तरीके से एक नाथ शिंदे के कैंप से जो विधायक है संजय गायकवाड़, आज उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने जो आरक्षण को लेकर जो बयान दिया था कि उन्हें आरक्षण नहीं चाहिए, उस बयान को लेकर जो भी व्यक्ति राहुल गांधी की जीप काट कर लेकर आएगा, उसको हम 11 लाख रुपए का इनाम देंगे। ये सारी चीजें आज हुई हैं। तो आज का जो बड़ा सवाल है जिस पर हम चर्चा करेंगे कि क्या प्रधानमंत्री मोदी के 100 दिन सुपर हिट थे या फिर सुपर फ्लॉप। हमारे साथ दो खास मेहमान हैं, विंग कमांडर अनुमा आचार्य जो कि कांग्रेस की नेता हैं। अनुमा जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। गिरीश जोशी जी, वरिष्ठ पत्रकार, पॉलिटिकल कमेंटेटर हमारे साथ हैं। गिरीश जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और मैं अनुमा जी से शुरू करूंगी कि अनुमा जी, बीजेपी ने जो अपना रिपोर्ट कार्ड निकाला है उसमें तो ये बताया कि भाई उन्होंने तो ऐसी उपलब्धि कर ली है जो किसी ने नहीं की, और तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स, विदेश नीति, वन नेशन वन इलेक्शन, सब की चर्चाएं उन्होंने कर दी, और देश को बताने की ये कोशिश कर रहे हैं कि इस तरीके की उपलब्धि तो किसी की नहीं थी। नीलू जी नमस्कार। आपने देखा है भारतीय जनता पार्टी बहुत सारी लंबी लंबी बातें करती है, लेकिन उनका विजन चाहे 1 साल हो या 5 साल हो या 10 साल हो उसके लिए नहीं है। वो 2047 तक का विजन है उनके पास। यानी कि जो पहले की सरकारें थी, 1951 से हमने पंचवर्षीय योजनाएं चलाई। पहली योजना में कृषि, दूसरी योजना में औद्योगिकरण, तीसरी योजनाओं में डिफेंस से रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण, और उसके आगे बीच में हमने एक छोटा सा गैप भी लिया। क्यों? क्योंकि एक जो टारगेटेड ग्रोथ थी वो हमें लगा कि 1966 में नहीं मिली है, तो 66 से 69 तक एक गैप लिया गया। और उसके बाद फिर पंचवर्षीय योजना जब शुरू होती है तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण होता है, और इस तरह से धीरे धीरे हम जवाबदेही की राजनीति करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की कोई जवाबदेही की सीमा निर्धारित नहीं है। सिर्फ वो बातें जो व्हाट्सएप पे फैलाई जा सकती हैं, जो 5 लाख व्हाट्सएप ग्रुप इन्होंने इसके लिए बनाए हैं, उस पे सरसराहट की तरह जो बातें हैं, जो इनका हमेशा से एक यूएसपी रहा है। भारतीय जनता पार्टी
कार्यों की, एक्शन की राजनीति नहीं करती है, सिर्फ छपने की राजनीति करती है। मैं अपना अनुभव बताती हूँ। देखिए, वो बहुत सारी बातें करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। मैं पिछले करीब 10 दिनों से मध्य प्रदेश में हूँ और इस बीच में मैंने आजकल जिसे एशियन हाईवे कहा जाता है, पहले तो हम नेशनल हाईवे कहते थे, आजकल एशियन हाईवे कहते हैं। आप इतना लंबा जो पैच है 600 किलोमीटर का, उसमें सडनली पॉट होल्स आते हैं और लगातार आते हैं, हर किलोमीटर में 3 या 4, यानी कि आप बिल्कुल नहीं चला सकते अपनी कार। जो निर्धारित गति उन्होंने सीमा दी है 80 किलोमीटर प्रति घंटा, वो भी नहीं चला सकते। तो नितिन गडकरी जी का ही एक विभाग लोग कहते हैं कि वहां उन्होंने बहुत काम किया है, बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है। हर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो टूट रहा है। अब भारतीय जनता पार्टी के साथ दिक्कत यही है कि ये जो लैंड होता है ना, उसको भारत समझते हैं, ये जो मूर्तियां बना देते हैं ना, उसको भारत समझते हैं, जो संपत्ति खरीद लेते हैं दूसरों को दे देते हैं, उसको भारत समझते हैं। लेकिन भारत इससे ज्यादा कहीं लोगों से बना हुआ एक ऐसी जगह है जहां हर चीज जनता के हिसाब से चलना चाहिए। एक और अनुभव मेरा कल का है। मेरी ट्रेन जो थी वो 6 घंटे लेट हो गई। मैं ग्वालियर रेलवे स्टेशन पे वेट करती रही। मैंने उसका रिजर्वेशन कैंसिल किया, दूसरी ट्रेन का बुकिंग कराई और वो भी 3.5 घंटे लेट थी। और मैंने तब बाहर जाके रेलवे स्टेशन पर देखा, मैं वेटिंग रूम के अंदर थी, बाहर मैंने देखा, आप यकीन नहीं मानेंगी, हो सकता है कि जब बांग्लादेश से रिफ्यूजी आए हों वैसा कोई आलम रहा हो, या आज से 50 साल पहले भारत में जिस तरह से बहुत सारे लोग प्लेटफॉर्म पर, फुटपाथ पर सोते हुए दिखाई देते थे, वो आलम। तो मुझे लगता है भारत लगातार पीछे जा रहा है। ये जो भारतीय जनता पार्टी का जो उन्होंने रिपोर्ट कार्ड दिया है, जिसके कारण, जिसको दिखाने के बावजूद भी हरियाणा में भगाए जा रहे हैं नेता, मैं ये कहना चाहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी की लफाजियां अब लोगों के समझ में आने लगी हैं, क्योंकि इतनी ट्रेन, मुझे नहीं लगता देश के इतिहास में इतनी ट्रेन कभी कैंसिल हुई हो। अब लोग कहते हैं वो पटरियों का दोबारा से उनको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। 38 रेल हादसों के बाद इसी साल 10 दिनों में, इन्हीं 100 दिनों में, तब आप उसको ठीक कर रहे हैं और उसके कारण न जाने कितनी ट्रेन कैंसिल हो रही हैं। तो जो आम भारत है वो लगातार इससे परेशान होता चला जा रहा है। और क्या ही कहा जाए इनके 100 दिनों के बारे में। मैं अगली बार जब मेरा नंबर आएगा तो मैं आपको उसका और कच्चा चिट्ठा जरूर बताती हूँ। ठीक है। अब गिरीश जी, आपका क्या मानना है कि मोदी जी के तीसरे कार्यकाल में मोदी जी के इस रिपोर्ट कार्ड का क्या महत्व है, जहां पर कांग्रेस ने उनको वर्ड बाय वर्ड जवाब दिया हर चीज में, चाहे वो आतंकी हमले हो, चाहे महिलाओं के साथ दुष्कर्म हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे महंगाई हो, बेरोजगारी हो, हर चीज पर कांग्रेस ने ये बता दिया कि कितनी विफल थी सरकार। ट्रेन हादसे कितने सारे हुए उसका भी नंबर गिना दिया, और कैसे रेल मंत्री या रेल मंत्री के लिए ये सब छोटी छोटी घटनाएं हैं। अब ये चीज जब विपक्ष या कांग्रेस जब इसको इस तरीके से पेश करेगा, तो इस रिपोर्ट कार्ड के क्या मायने हैं आपके हिसाब से? क्या ये सुपर फ्लॉप इनिंग्स मोदी जी की नहीं है? नहीं, वो सुपर फ्लॉप तो नीलू जी देखिए, उनको खुद को पता ही है। इनका एक सीधा सिस्टम ऑफ वर्किंग जो है कि अगले को झूठ बताना है और हमको सही बताना है। हमने जो किया वो, उन्होंने चेंजेस जो भी किए वो सबसे ज्यादा तो उन्होंने नाम ही बदले, सिस्टम तो बदली नहीं है उन्होंने। और आप अगर ये बोल रहे हैं कि ये अभी जो बता रहे हैं कि 2014 के बाद तो हिंदुस्तान आजाद हुआ, उसके पहले तो पूरा जंगल ही जंगल था, तो इनको ये बता दें कि नेहरू जी की जो पूरी थियरी थी, मैं कुछ उनका स्टडी कर रहा था किसी और चैनल पे जाने के लिए, तो 1950s में नेहरू जी ने एक ITI चालू करी थी, इंस्टीट्यूट फॉर ट्रेनिंग। तो उसमें जो बच्चा जाता था, ही वॉज अनक्वालिफाइड, लेकिन उसको ट्रेन कर देते थे फॉर इलेक्ट्रीशियन, मोटरमैन, मतलब प्राइमरी रिक्वायरमेंट्स उस बच्चे को आ जाती थी। अगर उसको नौकरी नहीं मिलती है तो वो सेल्फ सफिशिएंट उस वक्त ही हो जाता। ऐसा जरूरी नहीं कि सब पढ़े लिखे हो, लेकिन उसमें एडवांटेज ये था कि अगर ITI किया हुआ है और अगर वो पॉलिटेक्निक में जाना चाहता है तो उसको 2 साल कम करने पड़ते थे। तो दे हैड सेट ऑल द थिंग्स देयर। मैं अपना बस, द प्लेस वेयर वी बिलोंग टू, वो पूरा रिफ्यूजी सिटी है। इंडिपेंडेंस के बाद कराची को अल्टरनेट पोर्ट बनाने के लिए नेहरू जी ने कांडला पोर्ट बनवाया था। तो कांडला पोर्ट को डेवलप कैसे करना है, तो वहां का सबसे बिग बिजनेसमैन भाई प्रताप आहूजा जो थे, वो बिकॉज ही वॉज नेहरू फ्रेंड, तो उन्होंने बोला कि वहां पे आप पोर्ट सिटी बनाइए। दैट वाज द फर्स्ट स्मार्ट सिटी ऑफ एशिया। आज भी आप देखिए तो वेल प्लान, वाटर सीवेज सिस्टम, पानी सारा लगा हुआ था। उन्होंने उस टाइम पे वहां पे TCPC शुरू किया था।
आज वो बिल्डिंग खंडर है लेकिन खड़ा है। ट्रेनिंग कम प्रोडक्शन सेंटर, जो बाहर से आए थे, जो मास्टर्स थे, वो बच्चों को फ्री ट्रेनिंग देते थे। और सिंधु रीसेटलमेंट कॉर्पोरेशन एक उन्होंने बनाई थी, दैट यूज्ड टू फंड। तो वो लकड़ा दे जाते थे, आयरन दे जाते थे, मतलब जिसको जो आता है वो बनाते थे, और वो पूरा सिटी का जो विंडोज वगैरह बनी वो वहां से सप्लाई हुई थी। तो दिस इज प्लानिंग। तो नेहरू जी ने जो वो किया था, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स करनी थी, उस टाइम पे टाटाज हैड आउटराइटली हेल्प देम। जेआरडी टाटा ने बताया जहां भी आपको करना है, और 95% टैक्स होने के बावजूद पहला आपका स्टील प्लांट विच ब्रिटिश डिड नॉट लाइक, लेकिन उन्होंने जमशेदपुर में खड़ा किया था। आज आपके इंडस्ट्रियलिस्ट खड़े हो रहे हैं ये देखने के लिए कि भाई ये इनकी जिनकी जितनी जेब में पैसे कैसे ले लिए जाए, और इनकी पोजीशन बुरी हालत देखिए। आई वाज टॉकिंग टू सम बैंकर फ्यू डेज बैक, निर्मला सीतारमन इनको बुला के बोला कि भाई अभी आप गांव में जाइए और फंडिंग फिक्स डिपॉजिट्स के लिए रिक्वेस्ट करिए। सम ऑफ देम आउट ऑफ, वहां तो बोल नहीं सकेंगे, बोलेंगे तो फिर मिठाई वाले की तरह माफी मांगनी पड़ेगी। तो बाहर वो डिस्कस कर रहे थे कि सिटी में पैसा है नहीं, और गांव में जाएंगे तो पब्लिक मारेगी, पैसा कहां से लाएंगे? एक्सपेंसेस के सामने आज सेविंग्स का कोई मोटिव रहा ही नहीं है। तो इनका कोई इकोनॉमिक्स मॉडल भी नहीं है। आप सिक्योरिटी की बात कर रहे हो, आपने ना आपके डिफेंस में कोई सक्सेस रहा, आपने किसको आर्म्स देने, आपने इजराइल को भी देने, इनको मतलब सबसे बड़ा भाई बन के बैठना है। अब रसिया में चले गए, किसी इंग्लिश पेपर से लिखवा लेंगे कि अब मोदी जाके आए तो वो शांति हो जाएगी, लेकिन मार्केटिंग डज नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम। आप इन्वेस्टमेंट्स की बात कर रहे हो, पावर की बात कर रहे हो। आज एक ग्रीन हाइड्रोजन का प्रोजेक्ट जो आज ही अनाउंस हुआ, उसमें वो 13,000 करोड़। आपने मार्केटिंग की बात किया, 10 साल मोदी सरकार ने केवल और केवल मार्केटिंग की, लेकिन इस बार का रिपोर्ट कार्ड बीजेपी की ट्रोल आर्मी नहीं बेच पा रही है, लोगों को क्लिक नहीं कर रहा है कि अरे रिपोर्ट कार्ड, जैसे कि हमेशा एक बड़ा इवेंट बना के रिपोर्ट कार्ड पेश किया जाता था, इस बार इतना फीका, इतना बुझा हुआ क्यों नजर आ रहा है? दरअसल ये सवाल मुझसे ही था ना? जी जी हाँ, जी जी। मुझे ऐसा लगता है कि उनका रिपोर्ट कार्ड फीका नहीं है, वो कुछ ना कुछ उसमें डालने का सोच रहे थे, लेकिन कुछ कहाँ हुआ ऐसा। आप देखिए, जब बात सेना की आती है तो मेरे लिए थोड़ा इमोशनल हो जाता है। आप ये देखिए कि राष्ट्रपति जो हमारी सुप्रीम कमांडर कही जाती हैं, उन्होंने इनफ इज इनफ कब कहा? जब उनको पॉलिटिकली ऐसा कहने के लिए कहा गया। उनको इनफ इज इनफ नहीं लगता जम्मू कश्मीर में, जहां पर इतने आतंकी हमले हुए, 26 आतंकी हमले होते हैं, हमारे 21 जवान शहीद हो जाते हैं, हमारे 29 जवान उसमें घायल हो जाते हैं, 15 उसमें सिविलियंस शहीद हो जाते हैं, तब उनको इनफ इज इनफ नहीं लगा। मुझे ऐसा लगता है कि पहले तो ये आतंकी हमले अभी भी हो रहे हैं, किश्तवाड़ में हो रहे हैं, डोडा में हो रहे हैं, हर जगह हो रहे हैं, और बार-बार इंटेलिजेंस फेलियर हो रहा है। किस बिना पर ये सरकार अपना एक रिपोर्ट कार्ड दे भी सकती है? महंगाई देखिए तो वो आसमान छू रही है, एफडीआई देखिए तो वो कम हो गया है, बेरोजगारी देखिए तो वो अपने 8 महीने में सबसे नीचे स्तर पर है। तो ऐसे समय पर भारत की जो सरकार है, वो कैसे कोई रिपोर्ट कार्ड दे सकती है? सिवाय अफवाहें उड़ाने के अभी तक किया क्या है बीजेपी ने? और आपको मैं बता दूं, मैं व्हाट्सएप ग्रुप्स कुछ-कुछ तो ऑब्जर्व करती हूँ जिसमें मैं इंटरैक्ट नहीं करती हूँ, लेकिन उनमें जैसे-जैसे चुनाव आते हैं, इस नफरत की मिकदार बढ़ती चली जाती है। अभी भी वही हो रहा है कि दोबारा लड़ाइयाँ व्हाट्सएप ग्रुप्स में शुरू हो रही हैं, क्योंकि हरियाणा के चुनाव हैं और उसके बाद जब महाराष्ट्र के चुनाव आएँगे तो ये होगा। एक और चीज़ जो आप रिपोर्ट कार्ड की बात कर रही हैं, मैं जो संजय गायकवाड़ का बयान है, जिसमें उन्होंने इस तरह से पब्लिक फोरम पे कहा है, गृह मंत्री कहाँ हैं? क्या वो इस देश में पाए जाते हैं या नहीं पाए जाते हैं? किसी को भी जेल में डाल दिया जाता है, उसे बरसों बरस बिना किसी ट्रायल के रखा जाता है, उस पर कोई ध्यान नहीं, और एक व्यक्ति खुले में जुबान काटने की बात कर रहा है, गृह मंत्री ने कोई एक्शन नहीं लिया। जो महाराष्ट्र के बीजेपी चीफ है, उन्होंने उस बयान से अपने आप को किनारे किया कि भाई हम इस बयान का समर्थन नहीं करते। क्या ये काफी है? नहीं, तो ये तो जिस तरह से सीधे-सीधे लाइफ थ्रेट है ना ये। इसमें तो व्यक्ति को पहले जेल में डालना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी ये एस्टैब्लिश्ड है कि वो बयान दे रहा है। तो गृह मंत्री का गृह मंत्रालय कुछ काम कर रहा है, नहीं कर रहा है, ये भी नहीं समझ में आता है। महिलाओं के खिलाफ नरेंद्र मोदी जी जो अपराध हैं, उसमें केवल
वो वहां के लिए बात करते हैं, कलकत्ता के या अर्जिकर के लिए, लेकिन वो बात नहीं करते हैं बदलापुर के लिए, वो बात नहीं करते हैं यूपी में जो घटनाएं हो रही हैं, वो बात नहीं करते उज्जैन में दिन दहाड़े एक चौराहे पर होते बलात्कार के बारे में। यहाँ मध्य प्रदेश में आए दिन एक और चीज हो रही है। हमें लगता है, मुझे पर्सनली व्यक्तिगत तौर पे लगता है, चूंकि भारतीय जनता पार्टी का देश के आजादी में कोई रोल नहीं था, इसलिए जब उनके हाथ में सत्ता आती है तो लूट खसूट के ये प्राकृतिक संपदा जो है ये बेचना शुरू कर देते हैं। मध्य प्रदेश ग्वालियर के पास के मैंने पहाड़ देखे, अब जाकर देखिए खुरच लिया गया है जैसे उन पहाड़ों को। मुझे लेकिन लगता है क्या आपको लग रहा है कि अब मोदी सरकार अपनी उपलब्धियों को, अपने आप को, बीजेपी को, किसी को भी बेच नहीं पा रही है, किसी को भी ये बता नहीं पा रही है कि देखिए हमारे पास कुछ नया है करने के लिए? क्या एक सड़न जिसको कहते हैं, डीके जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, हैज अ डीके सेट इन बीजेपी? बिल्कुल, नहीं, ये तो जी गिरीश जी बेचना तो बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन खरीदने वाला कोई नहीं है, दिक्कत ये है। बेचना तो अभी भी बहुत कुछ चाहते हैं। आज उनका डिफरेंस देखिए, आज फॉरेन डेलीगेट्स थे गुजरात में, तो उन्होंने अपना लेक्चर ऐसे शुरू किया कि मैं महात्मा मंदिर से ये लेक्चर दे रहा हूं जहां पे महात्मा गांधी ने ये शुरुआत करी थी। गांधी जी ने वर्ल्ड एनवायरनमेंट के लिए जो पहले, तो ये सब जब फॉरेनर्स बैठे होते हैं तो इनको गांधी जी पे बड़ा प्रेम आ जाता है। लेकिन इनकी टोल आर्मी को जो हम बोल रहे हैं उनकी गलती नहीं है, शायद अभी की जनरेशन को नहीं पता हो, हमारे वक्त में वो जेमिनी और अपोलो सर्कस आते थे। तो आपको पता है उस टाइम पे जब ये जानवरों को घुमाते थे तो उसके पीछे जब लीद गिर जाती थी तो उठाने वाले को सबसे ज्यादा पैसा मिलता था, जो सबसे ज्यादा उठा के आता था उसको ज्यादा पैसे मिलते। तो इनके जो ट्रोल आर्मी है वो पीछे घूमती रहती है, सबसे ज्यादा लीड कौन उठाएगा। तो मोदी जी तो फेंक के चले जाते हैं, पीछे ये उठाते रहते हैं, इनको उनसे पैसा मिलता है। तो हम उसको नहीं मान पाएंगे। लेकिन दिक्कत यह कि अभी वो कुछ भी बोले, आज भी उन्होंने सब वही बात करी कि हमने 3 करोड़ को मकान दे दिया, चार अभी हमने वो लाडली बहनों को हमने साहूकार कर दिया। वो फनी पार्ट है इसके, वो इकोनॉमिक्स भी समझाते हैं जो किसी के समझ में नहीं आता है। मैं उनको सुन रहा था, उन्होंने कहा कि हमने जो इंश्योरेंस की जो स्कीम निकाली है उसमें आज अगर 1 साल की बेटी को हम जो आपका 15,000 रुपया बचेगा लाइट के बिल से, वो आप उसमें पीपीएफ में डालोगे तो जब वो शादी लायक होगी तो आपको 15 लाख रुपये मिलेगा। आई डोंट नो व्हाट इज द इकोनॉमिक्स, लेकिन वो बोल देते हैं। और वो आगे जो 2-2 रुपये वाले बैठे वो तालियां भी बजा देते हैं जैसे उनकी बड़ी समझ में आ गई। तो आई थिंक दैट टोटली इज अ लॉस्ट गेम, इनकी समझ में अब आ नहीं रहा है। और उनको सामने अभी वो प्रकाश पोरे जी के साथ एक प्रोग्राम पे था, ही वाज टेलिंग ए न्यू थिंग कि इनके पास अब सबसे बड़ा हथियार है कि महाराष्ट्र में इलेक्शन न करा के ये गवर्नर्स रूल ठोक दें, क्योंकि इनको सब जगह से सर्वे से बहुत ही गंदा रिपोर्ट आ रहा है कि ये 100 सीट भी क्रॉस नहीं कर पाए। तो दैट सेम थिंग इज इन हरियाणा। तो वन नेशन वन इलेक्शन वन, ये सब दैट इज ऑल ना ब्ला ब्ला। जी अनुभव जी, एक जो सवाल और भी है, आज जब आप लोगों ने विफलताओं का रिपोर्ट कार्ड निकाला तो उसमें एक ग्राफिक प्लेट थी जिसमें आपने यू टर्न्स की बात बताई कि किस तरीके से मोदी जी कहां कहां पर 100 दिनों में उन्होंने यू टर्न किया है। एनपीएस टू यूपीएस का एक यू टर्न है, लैटरल एंट्री का एक यू टर्न है, ब्रॉडकास्ट बिल, वक्फ बोर्ड बिल, इंडेक्सेशन बेनिफिट्स, ये तमाम यू टर्न्स जो हैं, ये क्या अब विपक्ष की उपलब्धि की लिस्ट में आ जाएगा कि जितने यू टर्न्स मोदी सरकार करेगी वो अब विपक्ष की उपलब्धि आ जाएगी? अब विपक्ष का रिपोर्ट कार्ड ज्यादा हेवी और ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आएगा जितने यू टर्न्स बीजेपी करेगी। देखिए, ये तो 4 जून के बाद से, अब देखिए जब से राहुल गांधी जी ने नेता प्रतिपक्ष की भूमिका स्वीकार की है, उसके बाद से तो ये सारा क्रेडिट जा ही रहा है। इसके अलावा भी मैं इंतजार कर रही हूँ, अग्निपथ स्कीम पर भी एक यू टर्न होगा और मुझे ऐसा लगता है कि उसमें भी हरियाणा चुनाव बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है। क्योंकि अभी मेरी बात हो रही थी कुछ हमारे फौज के अधिकारियों से जो भारतीय वायुसेना में हैं, वो ये कह रहे थे कि इनको हम क्या करें समझ नहीं आ रहा है। इनको ना तो हम किसी काम में लगा सकते जो कि सीक्रेट, जो हमारे नॉर्मल फाइलिंग होती है उसमें नहीं लगा सकते, इनसे हम गार्ड ड्यूटी नहीं करा सकते क्योंकि इनके हाथ में जब हम हथियार दे रहे हैं तो इसमें से 9 अग्निवीर जो हैं वो आत्महत्या कर चुके हैं। तो ये यहाँ दामाद की तरह बैठे रहते हैं और 4 साल पूरे करके चले जाएंगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ एक वो यू टर्न भी आएगा और इन सब यू टर्न में आपको और हमें 2 चीजें दिखती है। एक तो बहुत सशक्त विपक्ष दिखता है जो कि पहले की तुलना में बहुत अच्छा सशक्त है।
दूसरी चीज ये भी है कि कांग्रेस को आप हमेशा देखिएगा, बहुत से लोगों को बड़ी प्रॉब्लम होती है कि कांग्रेस ऐसा नहीं करती, एग्रेसिव नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। कांग्रेस है क्रांति से उपजी हुई एक पार्टी, ये जमीन तैयार करती है। क्रांति तो जनता को ही करना होती है लोकतंत्र में। तो अब लोगों का भी समझ में आने लगा है, जिस तरह से जब ब्रॉडकास्ट बिल जो था, जब वो रिवर्ट हुआ और उसके बाद जिस तरह से लोगों में एक खुशी आई, क्योंकि आप जो ऑल्टरनेट मीडिया देते हैं उसके देखने वाले मुझे लगता है ज्यादा लोग हैं बजाय जो गोदी मीडिया है उसको देखने के। तो ये जो यू टर्न है, न केवल विपक्ष लेकिन इस देश की जनता का जो इसमें अहम रोल है। जमीन हम मानते हैं कि कहीं भारत जोड़ो यात्रा ने तैयार की, कहीं भारत जोड़ो न्याय यात्रा ने तैयार की, कभी इंडिया गठबंधन के इकट्ठा आने में वो जमीन तैयार हुई, लेकिन उसमें जनता का भी जो एक बड़ा रोल है वही इन यू टर्न्स का कारण भी है। और मैं समझती हूँ कि हरियाणा चुनाव के बाद ये और भी ज्यादा मुखर होकर सामने आएगा। जी गिरीश जी, लेकिन ओवरऑल आपको क्या लगता है कि अब रिपोर्ट कार्ड वगैरह का जो ये एक तरीके से रिपोर्ट कार्ड कल्चर, मोदी जी कहते थे कि अरे मैं लेके आया हूँ रिपोर्ट कार्ड कल्चर, आपको हर समय आपको रिपोर्ट कार्ड दूंगा, 4 साल का, 5 साल का, 1 साल का, 100 दिन का, इस बल्कि 100 दिन के इस रिपोर्ट कार्ड में तो उन्होंने चुनाव जब अब प्रचार चल रहा था लोकसभा के चुनाव का, तभी उन्होंने ब्यूरोक्रेट्स को ये सारा जिम्मेदारी दे दी थी कि आप पहले 100 दिन का एजेंडा बनाइएगा। आपको याद होगा, आई थिंक वो कहीं पे रैली कर रहे थे और उस समय ये खबर सब गोदी मीडिया चैनल्स ने इसको दिखाया था कि देखिए 100 दिन का रिपोर्ट कार्ड, मोदी जी की तो बहुत बड़ी जीत होने वाली है, अगले 100 दिन का रिपोर्ट कार्ड बनाने में ब्यूरोक्रेट्स लग गए। आपको याद होगा उन्होंने ये भी कहा था ब्यूरोक्रेट्स के लिए वो हॉलिडे का टाइम नहीं है, उनको काम करना पड़ेगा। अब आज जब वो रिपोर्ट कार्ड सामने आया है तो क्या कहेंगे, और जिस तरीके का जनादेश इस बार बीजेपी को मिला है, उस रिपोर्ट कार्ड के क्या मायने हैं एक्चुअली? नहीं, बेसिकली एज फैक्टर काम कर रहा है। मोदी जी कभी कभी भूल भी जाते हैं। अभी वो हमसे फिर मैं पे आ गए हैं। आप देखिए थोड़े दिन से, अब वो मैंने ये किया, मैंने वो किया, तो फिर उनको लगता है कि 404 आ गई है। अभी झूठ बोलने का आप देखिए, जो मैं किसी कांग्रेस के एक एक्स एमएलए से बात कर रहा था, अनुमा जी शायद उनको जानती होंगी, उन्होंने मेरे को झारखंड पे बहुत अच्छा इंफॉर्मेशन दिया कि भाई झारखंड बनाने में तो आरजेडी का काम था, और आप ये बोल रहे हो कि आदिवासी के दुश्मन वो हैं। और वहां से जो पूरा चला था, जमीन ले लेने की बात थी, तो उन्होंने उस वक्त मेरे ख्याल से कुछ सीएनटी और एसपीटी एक्ट बनाया था। तो वो इसीलिए था कि इनकी जमीन कोई ले न ले, तो आपकी जमीन बिकेगी नहीं, जमीन आपको बेच देनी है, और आप बदनाम उनको कर रहे हो। और उन्होंने बोला 5000 स्कूलें जो आदिवासी की उस वक्त चालू करी गई थी, वो इन्होंने बंद करके एक मास्टर वाली एकलव्य 400 स्कूल शुरू की, और वो अभी बता रहे हैं कि भाई हमने बच्चों को पढ़ने के लिए 400 स्कूलें करी। तो बोले कांग्रेस को समझ गया, 5000 स्कूल जो हमने चालू कर दी वो आपने बंद क्यों करवाई? तो ये अपना कर लेते हैं, झूठ बोलते हैं और पब्लिक के दिमाग में डाल देते हैं। लेकिन एक चीज मार्क करने जैसी है कि दे हैव स्टिल अ प्लेस टू प्ले डर्टी गेम्स। कश्मीर में जो आप देख रहे हैं 44% इंडिपेंडेंट खड़े करे। जब तक बिकाऊ माल हिंदुस्तान में है, एवरी ऑपोजिशन मेंबर विल हैव टू बी वेरी पावरफुल, क्योंकि एंड में ये एक ही काम कर सकते हैं जो इन्होंने गुजरात में 20 साल किया था कि खरीद लो, अगर नहीं खरीदता है तो डरा दो। तो ये इनकी थियरी आज भी काम कर रही है। अभी ये जैसे राशिद इंजीनियर को छोड़ दिया गया है, वो अगले दिन बोल रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि भाई फारूक अब्दुल्ला ने तो मकबूल भट्ट को फांसी दिलाई थी, उनके बेटे ने गुरु को फांसी दिलाई थी, तो ये देशभक्त हैं। वे तो जाहिर में बोल सकते हैं भारत माता की जय, लेकिन ये मुफ्ती मोहम्मद ने क्या किया, उसने तो आतंकवादी छुड़वाए, तो मेरे को वापस जेल में डाल दो, मैं उनको सपोर्ट करूंगा। आज सडनली टेक्स अ यू टर्न। तो ऐसे सब फैक्टर्स से बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई ऐसे जो कैरेक्टर्स हैं उनको कैसे काउंटर किया जाए। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने रेज किया कि जो गंदी राजनीति का स्कोप है, अनुमा जी, वो सही कहा गिरीश जी ने कि भाई आप जब तक आपके पास बिकाऊ लोग हैं, आप उनको खरीदेंगे, गंदी राजनीति करेंगे, तो विपक्ष जितना भी डेटा निकाल ले, जितनी भी विफलताओं का आप लिस्ट निकालिए, जैसे आज बड़े अच्छे तरीके से सुप्रिया शिंदे ने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक एक डेटा बताया कि भाई ये इंफ्रास्ट्रक्चर में फेलियर है, ये महिलाओं के साथ जो दुष्कर्म हुआ है उसका है, बेरोजगारी का है, क्या क्या चीजें महंगी हुई हैं, दूध दही आटा सब कुछ महंगा हो चुका है अभी पहले 100 दिन में। लेकिन जब ये डर्टी गेम बीजेपी शुरू करेगी, तो इस डर्टी गेम में ऐसे कितने भी विफलताओं के रिपोर्ट कार्ड आप निकाल दीजिए, क्या करेगा विपक्ष? आखिर कहीं ना कहीं साइमल्टेनियसली इस डर्टी गेम के लिए भी कैसे अपने आप को प्रिपेयर करेगा विपक्ष? देखिए नीलू जी, कांग्रेस अपने अलग अलग आंदोलन के द्वारा हमेशा खड़ी होती रहेगी
और लोगों को ये सोचने पे मजबूर होना पड़ा है। जैसा कि मैंने कहा, हम जमीन बनाते हैं, हम लेकर कोर्ट में हर बार घसीटने की लड़ाई नहीं करना चाहते, क्योंकि चाहते वो यही है। बीजेपी यही चाहती है कि उनके इन सारे चीजों पर बार बार जो विपक्ष है वो जाके कोर्ट में जाए। हम ये नहीं करेंगे, हम एक राजनीतिक पार्टी हैं। तो अगर आप जो बात कर रही हैं, लालच वाली बात कर रही हैं, लोगों को दिखता है, और खास तौर पे जब से ये साबित हुआ है कि बीजेपी इनविंसिबल नहीं है, तब से तो लोगों को और भी साफ दिखता है। तो जो लोग अब यहाँ से वहां दल बदल करेंगे, उनका न्याय तो लोकतंत्र ही करेगा, क्योंकि उससे बेहतर कोई और न्याय प्रणाली हो नहीं सकती। कल राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस के रूप में घोषित है। नरेंद्र मोदी जी ने जिस बेरोजगारी को इतना बढ़ा दिया है, वो युवा जो उससे पीड़ित हैं, वो इसका न्याय करेंगे। देखिए, हर बार ये लालच नहीं होता, कई बार किसी को डरा भी दिया जाता है। तो मैं समझती हूँ कि इन सब चीजों का न्याय आने वाले जम्मू कश्मीर के चुनाव में, आने वाले हरियाणा के चुनाव में ये दिखेगा, और हम पाएंगे कि ये जो उन्होंने रिपोर्ट कार्ड दिया है। और एक बात और मैं कहना चाहती हूँ कि ये गाय के ऊपर बहुत ज्यादा इस सरकार ने हमेशा वोट की राजनीति की है। आज मैं देख रही हूँ पूरे राष्ट्रीय राजमार्गों पर गायें बीट सेंटर में आके बैठी हुई हैं, और उन गायों से टकराकर दुपहिया वाहन के चालकों की मौत हो रही है। इसके अलावा वहां पर एक गैंग बैठा होता है, वो जो लोग राष्ट्रीय राजमार्गों पर चल रहे हैं उनको पकड़कर उनसे पैसे वसूल करता है अगर उनकी कार से या उनके ट्रक से चोट लग जाती है। तो जिस तरह की दबंगई इस सरकार के राज में हो रही है, उसको देखते हुए ये जो आगामी चुनाव है, इनसे बहुत सारे निर्णय होंगे। फिर लालच हो या और कोई डर हो या दबाव हो, उन सबका न्याय लोकतंत्र कर देगा। ठीक है, अब मैं बस गिरीश जी और आपसे अब आखिरी सवाल करूंगी, उसके बाद कार्यक्रम को खत्म करती हूँ कि इस रिपोर्ट कार्ड पर गिरीश जी आपके हिसाब से कितने मार्क्स आप देंगे मोदी जी के इस रिपोर्ट कार्ड में, अगर आउट ऑफ 10 अगर मैं आपको मार्क्स देने के लिए कहूँ तो? नहीं, मैं तो -99 दूंगा, क्योंकि आगे के भी काटने के मेरे बाकी हैं, तो मैं तो -99 दे दूंगा जी। अनुमा जी, आपके हिसाब से मोदी जी कितने नंबर के लायक हैं, अगर आउट ऑफ 10 अगर इस रिपोर्ट कार्ड को अगर रेट किया जाए तो? मैं उनको 0 दे दूंगी, थोड़ा सा उन पर मुरव्वत कर रही हूँ। चलिए, आप जवाबों से ही लग गया होगा कि मोदी जी का जो रिपोर्ट कार्ड है वो एक सुपर फ्लॉप एक रिपोर्ट कार्ड है। लेकिन ऐसे रिपोर्ट कार्ड के मायने क्या हैं? जब आपके पास कोई विजन नहीं है, जब आपके पास कोई दूरदर्शिता नहीं है ये दिखाने के लिए कि अब आप क्या करेंगे, जनता ऊब चुकी है, और उस उबाऊपन में अगर आप एक ये रिपोर्ट कार्ड निकालते हैं तो वो रिपोर्ट कार्ड एक बहुत ही खोखला रिपोर्ट कार्ड निकलता है। और आज इस पूरे डिस्कशन से बिल्कुल यही दिख रहा है कि किस तरीके से खोखला रिपोर्ट कार्ड निकाला 100 दिन का। जो चमक, जो दमक पिछले सालों में होती थी कि रिपोर्ट कार्ड में हम ये करेंगे वो करेंगे, आज उस रिपोर्ट कार्ड की कोई चर्चा ही नहीं है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, विंग कमांडर अनुमा आचार्य, गिरीश जोशी जी, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग।